हेलो गाइस, मैं नेहा यदुवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मंथन एडुकैम्प पे। आज हम कहानी करने जा रहे हैं सलाम, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। ये जो कहानी है यह दलित जीवन पर रचित है और उन्होंने इसमें दलित जीवन को अपनी कथा की अंतर वस्तु बनाकर कथा साहित्य को नई ताजगी प्रदान की है। उन्होंने दलित चेतना को अपनी कथाओं का केंद्र बनाया। इस दृष्टि से उनकी सलाम कहानी विशेष महत्वपूर्ण है। इस कहानी में उन्होंने समकालीन दलित जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। देखिए, हम इस कहानी को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे ताकि पेपर में आए तो हम इसको लिख दें। कहानी के भाव को समझिएगा। इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित जीवन को केंद्र में रखकर रचा है इस कहानी को। इसमें उन्होंने उनकी मूल संवेदना, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। जाति भेद, छुआछूत और बहिष्कार किस तरह से इन लोगों का किया जा रहा है, इन सब चीजों पर, इन सब पहलुओं पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है और हमारे समक्ष एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। ये कथा, इस कथा वस्तु का केंद्र ही दलित जीवन है। इसमें हम महत्वपूर्ण अगर पात्र देखें तो वह है, पहला है कमल उपाध्याय, जो एक ब्राह्मण है और हरीश का दोस्त है। हरीश कौन? जो इस कथा का नायक है। और हरीश एक दलित है और उसका जो दोस्त है वह कमल उपाध्याय है। फिर एक बल्लू रांगड़ आता है जो एक राजपूत है। कहानी के जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में हमें पता चलेगा कि ये कौन है। रामपाल जो एक पहलवान है। फिर एक चाय वाले का प्रसंग भी इस कहानी में आता है। बाराती हैं, हरीश के सास ससुर हैं, गांव वाले हैं और कमल की माँ है। यह महत्वपूर्ण पात्र हैं इस कहानी के। आइए हम कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, कहानी मैं बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग पेपर में अच्छे से उसे लिख पाए। मैं यही आप लोगों से आशा रखती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझें, रटे ना, सरल शब्दों में समझें। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आ जाए और पेपर में चाहे जैसे भी सवाल पूछे जाएं आप लोग कर सकें। कहानी समझ में आ जाएगी तो आप चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, चाहे कहानी की मूल संवेदना आ जाए या आर्थिक, दलित जीवन की आर्थिक और सामाजिक दृष्टि पूछ ले, सामाजिक स्थिति पूछ ले, तो आप लोग इस कहानी पढ़े रहेंगे ना तो आप लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी को अच्छे से समझें और फिर करें। आइए, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहानी सलाम कहानी दलित जीवन के केंद्र को बनाकर लिखी गई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने प्रस्तुत कहानी में दलित समाज की स्थिति परिस्थिति का संवेदनशील चित्रण किया है। दलित जीवन के समाज की स्थिति को, उनकी परिस्थितियों को बहुत ही संवेदन चित्रण किया है उन्होंने। आजादी के इतने सालों बाद भी गांव में दलित समाज को छुआछूत की समस्या का सामना करना पड़ता है। आजादी के कई साल हो चुके लेकिन उसके बाद भी जो दलित जीवन है उन्हें छुआछूत का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें अपने पास भी नहीं आने देते हैं और उन्हें अछूत समझकर छोटी छोटी चीजों से वंचित रखा जाता है। इस कहानी में दलित जीवन की करुण स्थिति का मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है। कहानी शुरू इस प्रकार होती है कि हरीश, जो एक युवक है और दलित है, जो एक पढ़ा लिखा है और शादी कर रहा है, वह अपनी शादी के लिए गांव आता है। इस शादी में उसका अजीज दोस्त कमल उपाध्याय भी आता है। कमल उपाध्याय जो एक ब्राह्मण है। कमल उपाध्याय ब्राह्मण है और परिवर्तनवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। परिवर्तनवादी मतलब उच्च विचारधाराएं से जुड़ा हुआ है। उसके जो विचार हैं वो बहुत उच्च हैं। वो छुआछूत, जाति पात कुछ नहीं मानता। एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा दोस्त है हरीश का। वह छुआछूत जैसी रूढ़िवादी मानसिकता से ऊपर उठकर दलित दलित संवर्ण भेदभाव को मिटाने में विश्वास रखता है। कहानीकार वाल्मीकि जी ने संपूर्ण कहानी इन दो चरित्रों के इर्द गिर्द बुनी है।
कहानी में यह दोनों चरित्र दलित जीवन के यथार्थ को उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहानी की शुरुआत में ही गांव में दलितों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। किस तरह से शादी में जो बाराती आए उनके लिए रात में रुकने के लिए स्कूल के कमरे के दरवाजे ना खोलना और हेडमास्टर का ताला की चाबी लेकर दूसरे गांव चले जाना, यही दर्शाता है कि गांव में दलितों को किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिलता है। बारातियों को स्कूल के बरामदे में ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बरामदे में बहुत कम जगह जगह है, लेकिन जो दूल्हा हरीश और जो उसका घनिष्ठ मित्र है उसे तो पैर फैलाने के लिए भी जगह नहीं मिलती उन दोनों को। गांव में दलितों की इन हालातों को देखकर कमल हसन कहता है, गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा आज ही है। हालत दयनीय है। कितना धैर्य है लोगों में। गांव में दलितों की स्थिति शोचनीय है। आज भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। गांव में दलितों के साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार से कमल को वर्ण होकर भी गुजरना पड़ता है। इस वर्ण व्यवस्था से भी उन्हें उसे गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, दलितों की बारात में आया है। कहानी के इस प्रसंग की सटीक अभिव्यक्ति हुई है। कमल सुबह उठकर चाय की तलाश में गांव का चक्कर लगाता है। सुबह सुबह उठकर ही कमल को क्या होता है, चाय चाहिए होती है, तो वो गांव जाता है, सोचता है कि कहीं गांव के बाहर मिल जाएगा चाय। तो वो रात में उसे एक स्थान पर छप्पर नुमा दुकान मिल गई। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। कमल ने उस बूढ़े से चाय के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि थोड़े समय में मिलेगी। लेकिन बातों बात में जब बूढ़े को पता चलता है कि कमल चूहड़े की बारात में आया, यानी दलितों की बारात में, दलितों को चूहड़ चमार के नाम से भी लोग पुकारते थे, तो चूहड़ की बारात में आया है, जब उस चाय वाले को पता चलता है तब वह उसे दलित समझकर चाय देने से साफ इनकार कर देता है कमल को। वह यह कहता है कि यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में चाय ना मिलती, कहीं और जाके पियो। उसका यह कहना गांव के लोगों की भेदभावपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। यह सारे संदर्भ गांव में दलित जीवन की स्थितियों को रेखांकित करते हुए भारतीय समाज व्यवस्था की जड़ता, रूढ़िवादिता और अमानवीयता को भी उजागर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कहानी की मूल संवेदना। कहानी की मूल संवेदना का क्या है? प्रस्तुत कहानी में प्रसंग से लेकर अंत तक दलित समुदाय की व्यथा सुनाई देती है। कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहानी के आरंभ में ही दलित समाज की बारात में शामिल लोगों को जो कष्ट उठाने पड़े उसका संवेदनशील चित्रण किया है। इन बारातियों को ना पानी की आवश्यक सुविधा उपलब्ध है और ना ही बिजली की। उन्हें तो रात गुजारने के लिए जरूरी 6 फीट जमीन भी नसीब नहीं हुई। इन सभी के पीछे केवल एक ही वजह रही, बारातियों का दलित होना। बारातियों से बदतर दशा दूल्हे हरीश और उसके दोस्त कमल की हुई थी। बारातियों को तो फिर भी सोने के लिए थोड़ी जगह मिल गई थी, लेकिन जो हरीश था और जो उसका दोस्त था उसे तो पैर फैलाने के लिए भी उन दोनों को जगह नहीं मिल रही थी। तो बहुत बदतर हालत हुई थी दोनों की रात भर। बारातियों से बदतर दशा उन दोनों की हुई थी। बहुत ज्यादा थके होने के बावजूद उन्हें आराम से बैठकर पैर फैलाने व पीठ टिकाने भर के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। दलितों की इस व्यथा को व्यक्त करने के लिए कमल की यह अभिव्यक्ति ही काफी थी। रात भर की ही तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। इस एक वाक्य में दलित जीवन की संपूर्ण वेदना व्यक्त हुई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दलितों की व्यथा यहीं समाप्त हो जाती है। यह तो बस शुरुआत है। यहाँ से व्यथा का सिलसिला शुरू होता है तो थमने का नाम ही नहीं लेता। सुबह होते ही कमल को चाय की खोज में भटकना पड़ता है।
गांव में एक जगह चाय की दुकान तो मिल जाती है, लेकिन वह दलितों का बाराती होने के कारण चाय से वंचित रह जाता है। देखिए, यहाँ पर हमें कहानी की मूल संवेदना पहले ही पता चल जाती कहानी के आरंभ में ही, कि किस तरह जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, वह ताला चाबी मारकर स्कूल के कमरों में दूसरे गांव चले जाते हैं, जिसके कारण जो दलित बाराती होते हैं उन्हें बरामदे में सोना पड़ता है। यहाँ यह स्थिति पहली है कि गांव में किसी भी तरह से दलितों को बिल्कुल भी माना नहीं जाता था, उन्हें संसाधन से, छोटी मोटी चीजों से दूर रखा जाता था, वंचित रखा जाता था। और जब कमल सुबह उठकर जब चाय पीने के लिए चाय की तलाश में जाता है, तो जब वो बूढ़ा आदमी जानता है कि जो कमल है वो दलित बारातियों में शामिल है, तो वो उन्हें भी क्या करता है, उसे भी चाय नहीं देता, इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे यहाँ चोरों चमारों को चाय नहीं मिलती, कहीं और जाके पी लो। यह उनकी जो है ना एक भेदभाव पूर्ण कुसंगित मानसिकता को दर्शाता है, उस रूढ़िवादिता को दर्शाता है, अमानवीयता को उजागर करता है। ये सभी संदर्भ, यह मूल संवेदनाएं हैं जो कहानी के प्रारंभ में ही हमें दिखाई देती है। आगे पढ़ते हैं हम। यह दलित जीवन की पीड़ा है कि उन्हें अछूत समझकर बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता है और जाति पाति के बहाने अपमानित किया जाता है। कहानी के नायक हरीश को भी जातिगत भेदभाव के दुखद अनुभव से गुजर कर अपमानित होना पड़ता है। कहानी का जो हरीश नायक है उसे भी इस जातिगत भेदभाव के जो दुखद अनुभव है उससे होकर उसे गुजरना पड़ता है, बहुत अपमानित होना पड़ता है। हरीश के इस करुण अनुभव से पाठकों को कमल की परिचित कराता है, पाठकों को क्या करता है, कमल ही परिचित कराता है। इस घटना का स्थान कमल का अपना घर ही है। इसके बाद कहानी का सबसे बड़ा प्रसंग आता है, इसमें दलित जीवन की मूल संवेदना अभिव्यक्ति होती है। दलित को शादी के बाद जो उनसे उच्च लोग होते हैं उनके दरवाजे पर जाकर सलाम करने का रिवाज होता है, जिसका पालन सभी को करना पड़ता है, फिर चाहे वह मजबूरी से करें या फिर अपनी इच्छा से करना पड़ता है। सभी के दरवाजे पर जाकर उन्हें सलाम करना पड़ता है। यह रिवाज दलितों के सम्मान एवं स्वाभिमान पर चोट करता है, कितना बुरा लगता होगा उन्हें, और उनके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। ये जो रिवाज है कि जो नव विवाहित विवाहित जो जोड़ा होते हैं, शादीशुदा जोड़ा होते हैं, उन्हें शादी के बाद जो उनसे उच्च जो होते हैं, जाति वाले होते हैं, उनके दरवाजों पर जाकर सलाम करना होता है। और ये जो रिवाज है, यह दलितों के सम्मान एवं स्वाभिमान पर बहुत भारी चोट करता है, उनके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। हरीश ने जब जब भी किसी दूल्हे या दुल्हन को इस तरह दरवाजे दरवाजे घूमते देखा, तो उसे लगता था कि जैसे स्वाभिमान को चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है। गाजे बाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव दिखाई पड़ता था, जैसे लगता था कि उसमें जान ही नहीं है, निर्जीव है वो। कहानी के इस प्रसंग में दलित जीवन की केंद्रीय संवेदना प्रकट होती है। ठीक है, मूल संवेदना प्रकट होती है कि किन किन स्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस कहानी के माध्यम से दलित जीवन के कुछ अंशों को ही रखा है उन्होंने, और उनकी सामाजिक स्थिति, उनके गांव में जो दलितों की स्थिति है, उन सबको उजागर कर दिया है उन्होंने। आगे हम देखते हैं, इसमें ग्रामीण जीवन का सटीक चित्रण हमें देखने को मिलता है। यदि हम देखें तो इसके कई संदर्भ प्रस्तुत कहानी में मिलते हैं। गांव की कुसंगित मानसिकता का पहला उदाहरण चाय वाले बूढ़े आदमी के रूप में सामने आता है। पहले तो वो बूढ़ा कमल को चाय देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कमल जुम्मन चूहड़ों का बाराती है, यानी दलित है, तो वह चाय देने से साफ इनकार कर देता है। असलियत यह है कि कमल ब्राह्मण है और अपने दलित मित्र हरीश की शादी में आया है।
लेकिन बूढ़ा उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है और अपने जातीय घमंड में कहता है, ए पैसे शहर में जाकर दिखाना। अपने घमंड में कहता है कि यह पैसे शहर में जाके दिखाना। 2 पैसे हो गए हैं जेब में तो सारी दुनिया सिर पर उठा के घूमोगे। यह शहर नहीं गांव है। यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में चाय नहीं मिलती, कहीं और जाकर पियो। बूढ़ा ऐसा कहता है। यह बूढ़ा गांव के लोगों की दूषित मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। मसला यही खत्म नहीं होता और इसमें अन्य लोग भी जुड़ जाते हैं। इसमें रामपाल नामक पहलवान है जो गांव के बल्लू रांगड़ का आदमी है। रांगड़ मतलब जो राजपूत होते हैं, ठीक है, राजपूत होते हैं। वह बूढ़े का पक्षधर बनकर खड़ा हो जाता है। जो रामपाल है वह बूढ़े का पक्षधर बनकर खड़ा हो जाता है और कमल को धमकाता है। रामपाल की अश्लील और हिंसक भाषा का नमूना देखिए। ओ शहरी जनखे, हम तेरे भाई हैं साले, जबान संभाल के बोल। मतलब उसे गाली देने लगता है। वो जो रामपाल होता है उसे गाली देने लगता है और बहुत बुरा भला बोलता है रामपाल। और कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। यह अलग से कहने की आवश्यकता नहीं कि सदियों से दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। आज भी गांव में दलित स्त्री और पुरुष दोनों भयभीत हैं, उत्पीड़ित हैं, असुरक्षित हैं। दलितों को हिंसा का शिकार बनाया जाता है। प्रस्तुत कहानी में भी हिंसा से आक्रांत दलित जीवन के संदर्भ में मिलते हैं और कहानीकार वाल्मीकि लिखते हैं, कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबाना जंगल उठ गया है। कमल को ऐसा लगता है कि इतना अपमान मतलब आज तक उसका कभी नहीं हुआ था। उसका रोम रोम कांपने लगता है कमल का और वो वहां से चला जाता है। उसने आसपास खड़े लोगों पर निगाहें डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। जब उसने आसपास देखा तो लोग बहुत क्रोधित थे। उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों को बड़ी शिद्दत से महसूस किया जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था वो। युवक को पीट पीट कर मार डाला, जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया। जाहिर है कि वर्तमान समय में भी दलित सुरक्षित नहीं है। उन्हें आतंकित रहकर जीवन यापन करना पड़ता है। कहा जा सकता है कि गांव की सामाजिक संरचना में दलितों की स्थिति शोचनीय है और चिंताजनक भी। गांव में दलितों को कदम कदम पर अपमानित और उत्पीड़ित होना पड़ता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा भारतीय समाज है उसकी जो रचना है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था में जो दलित का स्थान है वो सबसे नीचा आता है। वर्ण व्यवस्था में जो व्यक्ति के जीवन से ही उसका कर्म निर्धारित हो जाता है और उसमें किसी तरह के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर ही क्या होता है, दलितों का जो कर्म होता है वो सुनिश्चित होता है। उन्होंने अपने ऊपर जो विद्वान हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनसे ऊपर जो है, उन्हें अपने ऊपर विराजमान 3 वर्णों की सेवा, सुविधा और दास्ता करने का काम दिया गया है कि जो ये दलित वर्ग है ये हम लोगों की सेवा करेंगे। आजादी के कई साल बाद भी दलितों की हालत में कोई सुधार नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी दलितों को गंदगी साफ करने का काम करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इस कहानी में जो इसका प्रमाण प्रस्तुत कहानी में भी मिलता है, इसका प्रमाण जो है हमें इस कहानी में भी देखने को मिलता है। कहानी के जो नायक जो है हरीश के पिता जो है वह नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं और उनकी सासू माँ गांव में कई परिवारों में साफ सफाई का काम करती थी। तो इस कहानी में भी यह दिखाया गया है कि जो दलित वर्ग है उन्हें केवल ये गंदे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। लोगों की साफ सफाई, उनकी सेवा,
करने के लिए, उनकी दास्ता करने के लिए, उनकी नौकरी करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। हम देख सकते हैं एक प्रसंग कहानी में ऐसा भी होता है कि कमल की माँ जो होती है वो हरीश की जाति जानकर, जब उसकी जाति जानती है तो उसके प्रति जो उसका बर्ताव होता है वो बदल जाता है, और बहुत ही दिल दहलाने वाला बर्ताव होता है जो वो कमल की माँ हरीश के साथ करती है जब उसे पता चलता है कि हरीश की क्या जाति है। कहानी के प्रसंग में हम देखते हैं कि कमल और हरीश बचपन से मित्र रहे हैं। एक दिन हरीश कमल के साथ उसके घर चला जाता है। कमल की माँ दोनों को खाना परोसती है, दोनों खाना खाने बैठते हैं। हरीश पहला निवाला अपने मुंह में रखने वाला होता है, तभी कमल की माँ उससे पूछती है कि तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। हरीश बिना हिचकिचाहट से बता देता है कि उसके पिता जो है वह नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं। यह सुनकर कमल की माँ आग बबूला हो जाती है और जोरदार हरीश को थप्पड़ मारती है और कहती है पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजरों को पकड़कर घर ले आता है। खबरदार, जो आगे से किसी हरामी को दोबारा यहाँ लाया। ठीक है, देखो किस तरह की मानसिकता है। इतना ही नहीं, माँ ने हरीश को गालियां देकर भगा दिया और उसके जाने के बाद घर को दोबारा धोया एवं गंगा जल छिड़ककर जमीन को पवित्र किया। स्पष्ट है कि दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उन्हें लांछित किया जाता है, मतलब उन्हें लांछित किया जाता है। यदि हम इस कहानी में दलितों की आर्थिक स्थिति पर दृष्टि डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो दलितों का जीवन है वह शुरू से ही बहुत अभावग्रस्त रहा है। दलित अपनी आजीविका के लिए ज्यादातर शारीरिक काम ही करते हैं। वह साफ सफाई से लेकर हर काम करते हैं जिसे करने में दूसरे आदमी परहेज करते हैं। वह रात दिन मेहनत करते हैं, बावजूद दलितों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। वे रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन इसके बाद भी उनकी स्थिति वहीं की वहीं है। वह आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आजादी के बाद भी कुछ गुने चुने लोगों को छोड़कर दलितों की वही स्थिति बनी हुई है। सलाम कहानी दलितों की आर्थिक स्थिति को उजागर करते हुए उनके जीवन संघर्ष को प्रस्तुत करती है। कहानी में कई आर्थिक संदर्भ हमें देखने को भी मिलते हैं। दलित जीवन की कठिनाइयों को भी देखने को मिलता है। हमें कहानी में हरीश को अपने छोटेपन का एहसास होता है जब वह कमल के घर जाता है और उसकी माँ उसके पिता के बारे में पूछती है कि उसके पिता क्या काम करते हैं, और जब कमल की माँ यह जानती है कि उसके पिता सफाई का काम करते हैं नगर पालिका में, तो वह उसे मारती है, एक थप्पड़ मारती है और गाली दे के भगा देती है। कमल की माँ अपने बेटे से कहती है कि इनके संस्कार गलत हैं, यह छोटे लोग हैं, इनसे दूर रहा कर। इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। जाहिर है कि भेदभाव का कारण जितनी जातिवादी मानसिकता है उतनी ही आर्थिक विषमता भी है। कहानी में दूसरा आर्थिक संदर्भ तब आता है जब हरीश को शादी के बाद रस्म के रूप में गांव के रंघड़ों के घर सलाम करने के लिए जाने को कहा जाता है। ठीक है, जब कहानी में रंगड़ों मतलब जो राजपूत होते हैं उनके घर में जाकर दरवाजे पर सलाम करने की एक रस्म होती है जो इन्हीं लोगों ने बनाई है, इन उच्च जाति वाले लोगों ने बनाई है। उन्हें नीचा दिखाने के लिए, दलितों को नीचा दिखाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को चूर चूर करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये रस्म बनाई है, उनके द्वारा बनाई गई रस्म है। चूंकि हरीश की सास गांव में कई परिवारों में साफ सफाई का काम करने के लिए जाती है, जो हरीश की सास है वो गांव में कई परिवारों में साफ सफाई का काम करने के लिए जाती है। एक और हरीश और उसके पिताजी इस बात से इनकार करते हैं तो दूसरी ओर हरीश का ससुर कहता है बाप दादों की रीत है, एक दिन में तो ना छोड़े जावे, वह बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, हरीश का ससुर कहता है कि ये तो बाप दादू की बनाई रीत है, इसको एक दिन में थोड़ी ना छोड़ छोड़ सकते हैं।
सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर क्यों रखना, ऐसा उसके ससुर कहते हैं हरीश के। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी मिल जाते हैं नेग के दस्तूर में। इस कथन दलितों की आर्थिक मजबूरी और उनकी आर्थिक मजबूती को दर्शाती है। कहीं ना कहीं समाज की जड़ें अर्थ तत्व से ही नहीं जुड़ी हुई हैं। अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि वही पेड़ तनकर खड़े होते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं। ठीक है। इस कहानी में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उन्होंने दलितों की आर्थिक स्थिति पर भी अपनी कलम चलाई है। उनकी आर्थिक स्थिति को भी दिखाया है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आज भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। वो आज भी वहीं के वहीं हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो उच्च जाति के लोग हैं, दलितों को अपने से नीचा रखने की कोशिश करते हैं कि वह उनसे कभी ऊपर ना उठ पाए। क्योंकि यदि वह पढ़ लिख जाएंगे तो अपनी बोलेंगे, अपनी करेंगे। तो इसलिए उन्होंने हमेशा दलितों को शिक्षा से वंचित रखा है। इसमें हमें यह भी देखने को मिलता है, सामाजिक संस्कृति परिवेश और दलित में भी हम यह देख सकते हैं कि यह सभी संदर्भ दलित जीवन के शिक्षा में बढ़ते महत्व को प्रतिपादित करते हैं। निश्चय ही आधुनिक शिक्षा की प्राप्ति से दलितों के जीवन यापन का स्तर ऊंचा हो रहा है। आधुनिक शिक्षा के महत्व को दलित समाज भली भांति समझ गए हैं। इसी शिक्षा के माध्यम से वह अपने जन्म आधारित कर्म से मुक्ति पाकर रोजगार के नए अवसर खोज रहे हैं। वह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी कर रहे हैं और गांव के जमींदार की गुलामी से आजादी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आधुनिक शिक्षा दलितों के लिए गुलामी से मुक्ति का राजमार्ग बन गया है। इस सलाम कहानी के सभी प्रसंगों को हमने अच्छे से पढ़ा, चाहे कहानी की कथा वस्तु हो या फिर दलितों की आर्थिक स्थिति हो, कहानी की मूल संवेदना हो, शिक्षा हो, दलितों को किस तरह से शिक्षा से वंचित रखा जाता है, वो भी हमने देखा कि शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे दलित मुक्त हो सकते हैं इन रूढ़िवादिता से। हम सभी जानते हैं कि ये जो सलाम कहानी है वह दलितों के जीवन पर आधारित है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी इस रचना के माध्यम से दलित जीवन का चित्रण किया है। बहुत ही छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर उन्होंने अपनी इस कहानी को रचा है और इन सभी प्रसंगों के माध्यम से अपनी इस कहानी को एक रूप दिया है जिसका नाम है सलाम। हमने इस कहानी को पढ़ा। अब यदि कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आता है, चाहे वह कहानी की मूल संवेदना दे दे, चाहे कथा वस्तु दे दे, चाहे अंतर वस्तु दे दे, आप पूरी भावना के साथ हर एक प्रसंग को बारी बारी से लिखिएगा। देखिएगा आपका उत्तर जो होगा वो बहुत ही सटीक होगा। इस सलाम कहानी के सभी प्रसंगों को हमने अच्छे से पढ़ा, चाहे कहानी की कथा वस्तु हो या फिर दलितों की आर्थिक स्थिति हो, कहानी की मूल संवेदना हो, शिक्षा हो, दलितों को किस तरह से शिक्षा से वंचित रखा जाता है, वो भी हमने देखा कि शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे दलित मुक्त हो सकते हैं इन रूढ़िवादिता से। हम सभी जानते हैं कि ये जो सलाम कहानी है वह दलितों के जीवन पर आधारित है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी इस रचना के माध्यम से दलित जीवन का चित्रण किया है। बहुत ही छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर उन्होंने अपनी इस कहानी को रचा है और इन सभी प्रसंगों के माध्यम से अपनी इस कहानी को एक रूप दिया है जिसका नाम है सलाम। हमने इस कहानी को पढ़ा। अब यदि कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आता है, चाहे वह कहानी की मूल संवेदना दे दे, चाहे कथा वस्तु दे दे, चाहे अंतर वस्तु दे दे, आप पूरी भावना के साथ हर एक प्रसंग को बारी बारी से लिखिएगा। देखिएगा आपका उत्तर जो होगा वो बहुत ही सटीक होगा। मैंने आपको
अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से समझाऊँ, और मैंने कुछ भी कोई भी प्रसंग सिलेबस से बाहर से नहीं लिया है, सब सिलेबस के अंदर का ही है। यदि आपको मेरी ये कहानी मेरी यह इस एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।